गुड मॉर्निंग। शाखा खाते ब्रांच अकाउंट में आज हम विदेशी शाखाओं का अध्ययन चालू करते हैं। विदेशी शाखाएं, फॉरेन ब्रांच। अब विदेशी शाखाओं के लिए दिक्कत क्या होती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आज मान लो कोई कंपनी है, उसका हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच है वो इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में ब्रांच है तो इंग्लैंड की ब्रांच मान लो अपनी अकाउंटिंग खुद कर रही है, खुद भी कर सकती है अकाउंटिंग ब्रांच। इंग्लैंड की ब्रांच जब अपना ट्रायल बैलेंस तलपट बना के भेजेगी तो इंग्लैंड की ब्रांच अपना तलपट जो है वो पौंड में बना के भेजेगी। तलपट किस में भेजेगी? पौंड, क्योंकि इंग्लैंड की करेंसी पौंड है। अब वो तलपट मान लो भारत के हेड ऑफिस के पास आता है तो भारत का हेड ऑफिस उस तलपट को, उस ट्रायल बैलेंस को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि भारत वाले को तो भारत की मुद्रा में बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भारत की मुद्रा में कन्वर्ट कैसे करें, कौन सी रेट से करें। तो हम कहेंगे भाई रेट तो वो ले लो कि भाई 1 पौंड बराबर कितने रुपए है, उतने रुपए से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन 1 पौंड बराबर कितने रुपए, ये तो रोज चेंज होते हैं। रोज क्या, हर मिनट चेंज होते हैं। जैसे शेयर मार्केट चलता है वैसे ये करेंसी मार्केट भी चलता है, उसमें हर सेकंड करेंसी की रेट बदलते रहते हैं। तो हम कौन सी रेट से कर रहे हैं कन्वर्ट, ये हमारे लिए एक समस्या है। हेड ऑफिस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो ट्रायल बैलेंस भेजा है फॉरेन ब्रांच ने, उसको कन्वर्ट कौन सी रेट से करें। तो जनरली हेड ऑफिस जो है वो 3 रेट काम में लेता है। वो 3 रेट मुख्य रूप से काम आती है। एक साल की ओपनिंग रेट, एक साल की क्लोजिंग रेट और एक पूरे साल की एवरेज रेट भी कैलकुलेट होती है। तो मुख्य रूप से ये 3 रेट जो है ये काम में आती है, ठीक है ना। अब ये 3 रेट के आधार पर कन्वर्जन करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा? फॉरेन ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो तलपट बना के भेजा है उसमें जितनी भी मदें हैं, जितने भी आइटम्स है, उनमें से कौन सा आइटम कैसे कन्वर्ट करना है अपने को, मेन चीज ये थी, ठीक है ना। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे सब चीजों को कन्वर्ट। भाई फॉरेन ब्रांच ने हेड ऑफिस को एक तो ट्रेडिंग P&L भेजा, या तो पूरा ट्रायल बैलेंस भेजेगा, है ना। तो ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है और फाइनल अकाउंट बना के भेजता है तो फाइनल अकाउंट को कन्वर्ट करना है। अब ट्रायल बैलेंस में जो जो चीजें हैं, जैसे सबसे पहले मान लो ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक को कौन सी रेट से कन्वर्ट करना है। जो अपने फॉरेन ब्रांच है उसका जो साल का प्रारंभ का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसको हमेशा ओपनिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट्स कहते हैं हम इनको, जिस रेट से कन्वर्जन करना है तो ये ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ओपनिंग रेट से कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखना है। 2 नंबर, क्लोजिंग स्टॉक होगा जो ब्रांच का, वो हमेशा क्लोजिंग वाली रेट से कन्वर्ट करना। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट से। उसके बाद जितनी भी ब्रांच की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, चालू संपत्तियां और चालू दायित्व जितने भी है, वो हमेशा क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का बैलेंस शीट में साल के एंड की डेट का मूल्य दिखाया जाता है। जैसे 31 मार्च को अपने खाते बंद हो रहे हैं
तो 31 मार्च को अपनी कैश कितनी है, 31 मार्च को अपने डेटर्स कितने हैं, है ना, 31 मार्च को अपने क्रेडिटर कितने हैं, वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की क्लोजिंग वैल्यू हमेशा साल के एंड की डेट की वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, इसलिए उनका कन्वर्जन हमेशा क्लोजिंग रेट पर करना है। 4 नंबर, फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी है ब्रांच, फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियों को कौन सी रेट पे कन्वर्ट करना है। यदि आपको देखो क्वेश्चन में जिस दिन फिक्स्ड एसेट्स की परचेज होती है उसकी डेट दी हुई है, ठीक है ना, तो परचेज होने वाली डेट को रेट क्या थी, ये अलग अलग रेट हो गई है। भाई जिस दिन आपने फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति को खरीदा था उस दिन एक्सचेंज की रेट क्या थी, उस रेट पे कन्वर्ट करना है। और यदि आपको परचेज होने वाली डेट जो है वो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो फिर आप फिक्स्ड एसेट्स को जो अपनी ओपनिंग रेट होती है उस पे कन्वर्ट करना है। फिक्स्ड एसेट्स को कौन सी रेट पे कन्वर्ट करना है, ओपनिंग रेट पे। यदि फिक्स्ड एसेट्स जिस दिन परचेज हो रही है या जिस दिन परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स का, ऐसी कोई रेट दे रखी है उस दिन की, सेम डे की जिस दिन ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसी कोई रेट दे रखी है, तब तो आपको उसी रेट पे कन्वर्जन करना है। और यदि ऐसी कोई स्पेसिफिक रेट अपने को नहीं दे रखी है तो फिर हमेशा ओपनिंग रेट पे कन्वर्जन। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स जब ओपनिंग रेट पे हो रही है तो फिक्स्ड एसेट्स पर लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो भी इन्हीं रेट से कन्वर्ट होगा। फिक्स्ड एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास लगता है वो कौन सी रेट से कन्वर्ट होगा, जिस रेट से फिक्स्ड एसेट्स कन्वर्ट हो रही है उसी रेट से डेप्रिसिएशन भी कन्वर्ट करना है। उसके बाद ट्रेडिंग P&L में जो भी बचे हुए आइटम्स आते हैं, परचेज से सैलरी जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है ना, जो ट्रेडिंग P&L में आते हैं बचे हुए आइटम, भाई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी आइटम ट्रेडिंग P&L में आता है, चूंकि ट्रेडिंग P&L के आइटम साल भर चलते हैं और थोड़े थोड़े होते हैं, जैसे मान लो परचेज, ऐसा तो है नहीं परचेज एक साथ एक ही दिन कर ली थी, कुछ परचेज अप्रैल में भी की होगी, कुछ मई में भी की होगी, कुछ जून में भी की होगी, तो पूरे साल अनवरत चलती है परचेज, तो साल भर की अलग अलग तो रेट लगाने से रहे, तो फिर ऐसी कंडीशन में साल भर की एवरेज रेट जो औसत दर होती है वो लगा दी जाती है। तो फिर ट्रेडिंग P&L के जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के उन सब का कन्वर्जन एवरेज रेट पर करना पड़ेगा। उन सब का कन्वर्जन कौन सी रेट पे करना है, औसत दर जो होती है एक्सचेंज की औसत दर, विनिमय दर, उस पे अपने को कन्वर्जन करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मान लो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा ब्रांच को, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है। देखो तो जिस दिन हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा तो हेड ऑफिस को तो पता होगा वो माल कितने रुपए का है, भले ब्रांच ने उसको कितने पाउंड पे दिखाया हो, हेड ऑफिस को तो मालूम है ना हमने कितने रुपए का माल भेजा है, तो उतने रुपए पे दिखाना है। जब रुपए में पता है आपको तो फिर एक्चुअल रेट, एक्चुअल जो अमाउंट है उसी पे दिखाना है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से ब्रांच को हेड ऑफिस को पूरे साल के ट्रांजैक्शंस के बदले में कुल मिला के कितने रुपए देने हैं, तो ब्रांच अपने ट्रायल बैलेंस में दिखाएगा हेड ऑफिस के नाम से कि इतने पाउंड देने हैं, तो उसका कन्वर्जन कैसे करें, मतलब हेड ऑफिस का अकाउंट बैलेंस जो है उसका कन्वर्जन कैसे करें, तो ये भी सिंपल सी बात है। भाई जैसे ब्रांच ने दिखा रखा है कि भाई हेड ऑफिस को कितने पैसे हमें देने हैं पाउंड में, वैसे ही हेड ऑफिस ने भी अपनी बुक में दिखा रखा होगा कि हमें ब्रांच से कितने पैसे लेने हैं रुपए में। तो जब हेड ऑफिस ने रुपए में दिखा ही रखा है इसको, तो इसको भी कन्वर्जन करने की जरूरत क्या है।
तो इसको भी एक्चुअल अमाउंट पे ही लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में अब देखो एक्सचेंज रेट अलग अलग लगेगी। वैसे तो तलपट जो ब्रांच भेजेगी उसकी टोटल बराबर होगी, पौंड में तो बराबर ही होगी, ठीक है ना, लेकिन एक्सचेंज रेट अलग अलग होगी। तो आप अलग अलग रेट से जब गुणा करोगे अलग अलग आइटम्स को तो तलपट में कुछ डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। तो अब तलपट में जो डिफरेंस आएगा उसका क्या करना है, तो जो भी तलपट में अंतर आएगा उसको हम एक अकाउंट खोलेंगे, डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। उसको एक अकाउंट खोलेंगे तलपट में ही, डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, और तलपट में जितना अंतर आ रहा है वो सारा अंतर उस डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है ना। तो पहले तो क्या होता था कि वो अंतर पड़ा रहता था हेड ऑफिस की बुक में, कभी हर साल कुछ ना कुछ अंतर आता, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस तरह से अंतर चलता रहता था। लेकिन जब से लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 जो लागू हुआ है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 में ये कह दिया गया कि भाई ये एक्सचेंज रेट के कारण से तलपट में जो अंतर आता है उस अंतर को आप सीधे P&L अकाउंट के डाल के, P&L अकाउंट में डाल के प्रॉफिट लॉस मान के खत्म कर दो हर साल का हर साल। उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है नहीं, हर साल ही उस अंतर को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो क्लॉज बना तो उसके बाद से इस डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट को हमेशा क्या है कि P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाने लगा और प्रॉफिट लॉस का हिस्सा मान लिया गया। तो इस तरह से आपको ब्रांच के तलपट को कन्वर्ट करना है अलग अलग एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ठीक है। थैंक यू।